गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 6th चैप्टर है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। और प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगभग गांव के हर देहाती व्यक्ति को भी पता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और भले उनको डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है। और कहीं पर भी मतलब वो ये नहीं है कि इसका मतलब अगर उनको पता है तो वो बहुत ही पॉपुलर है पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो यानी कि उनको जो भी समाज में या जो राजनीतिक तौर पे जो भी व्यक्ति भुगत रहा है ना, वो उसका जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ही देते हैं। तो फिर हमने देखा था फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, दैट इज कर्नल फैब्स। तो प्यारे बच्चों, फिर लास्ट टॉपिक उसमें था नेसेसिटी का, है ना। तो हमने जब फंक्शंस देख लिए तो नेसेसिटी में लास्ट टाइम में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो जो मुझे ठीक नहीं करनी आई ड्यू टू लैक ऑफ एडिटिंग नॉलेज। तो नेसेसिटी को हम एक बार फिर दोबारा से देखेंगे, और फिर हम देखेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए या कितनी तरीके की होती है और देशों में, वो हम एक बार थोड़ा सा देखेंगे। तो नेसेसिटी जो है प्यारे बच्चों, आप जैसे कि जानते हो कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं हमने फंक्शंस जो देखे उसको ध्यान में रखना है आपको। तो नेशनल पार्टी की मतलब पार्टीज की क्यों जरूरत है ना। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, हर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकता है, तो इलेक्शन लड़कर जीत जाएगा, तो उसके बाद मतलब एक नेशनल मतलब पार्टीज की क्यों जरूरत पड़ी। तो पार्टीज की बेसिकली इसलिए जरूरत पड़ी प्यारे बच्चों, क्योंकि जब नेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं, देखो अगर मान लो मैं एक एमपी हूं और मैं एक जगह से जीत गया, ऐसे 545 सारे एमपीज जीत गए इंडिपेंडेंट, तो देश के बारे में कौन सोचेगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जब एक जैसी आइडियोलॉजी होगी तो देश में जो डिफेंस है, फॉरेन है, बैंकिंग है ना, तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं ब्रॉडली देखा जाएगा। क्योंकि अगर मान लो मैं अकेला हूं तो मैं तो अपने एरिया के बारे में सोचूंगा ना, तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफी नेसेसरी हो जाती है। तो दूसरा हम देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो, इसको एक उदाहरण के तौर पे आपकी बुक में बताया गया है कि जैसे हम सरपंच के इलेक्शन देखते हैं या पार्षद वाले, हालांकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जो शहरों में है, वो ज्यादातर जो बिग सिटीज में, उसमें पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व लेती है। अदरवाइज जो पंचायत जो छोटे लेवल की, जो लोकल लेवल की होते हैं, उस पर पॉलिटिकल पार्टी सीधे तौर पे अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक गांव का हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे 1000 वोटर्स है ना, तो हो सकता है 2500 की पॉपुलेशन हो, तो वहां पर 5-6 जो है सरपंच के लिए अपने कैंडिडेट्स फिल करते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते हैं। तो वहां पे वो संभव है कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि वो लोग जो है अपने एक क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं ना, उनको पता है उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें हैं, तो लोग जो है उसी हिसाब से उनको वोट करते हैं। तो वहां पे नेशनल पार्टी की कहीं ना कहीं हो सकता है हमें जरूरत ना हो लोकल लेवल पे, लेकिन नेशनल लेवल पे हमें जरूरत है। देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। This list of functions in our sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions, जो भी हमने पढ़े हैं. But we still need to ask why modern democracy cannot exist without political parties. We can understand the necessity of political parties by imagining our situation without parties. Every candidate in the elections will be independent. So no one will be able to make any promises to the people about any major policy change, है ना। नेशनल लेवल की कोई भी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट बन जाएगी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी बन जाएगी, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, यानी कि उसका क्या फायदा होगा क्या नहीं नेशनल लेवल पे, वो अनसर्टेन रहेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर व्हाट दे डू in the locality, but no one will be responsible for how the country will run. We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states, बहुत सारे states में. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big, small, developed, underdeveloped, rich or poor. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. As we have seen, large societies need representative democracy.
जैसे इंडिया एक लार्ज मतलब काफी डाइवर्सिफाई भी है. As society become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. जैसे मान लो मैं ट्राइबल एरिया से हूँ, तो वहां का मैं नेता हूं, तो मैं ट्राइबल पीपल की जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उनको कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे दिखा सकता हूं जब नेशनल पार्टी का मैं हिस्सा हूं. दे नीडेड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड. यानी कि कोई कर्नाटक से, कोई मणिपुर से, कोई अरुणाचल से, कोई गुजरात से, कोई जम्मू से, हमें ये चाहिए ताकि एक कलेक्टिव जो है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे अपना कार्य निभा सकें. दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम. यानी कहीं ना कहीं इनकी जरूरत है कि लॉज को बनाने में, और लॉज जो बन रहे हैं उनके अपोजिशन में जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो एक आवाज उठाती है, उसमें जस्टिफाई और अपोज देम. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक रिक्वायर्ड प्रिंसिपल है, मतलब बेसिक है बिल्कुल, वो होनी ही होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, और वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में. तो ये आपका टॉपिक था नेसेसिटी वाला. अब हम देखेंगे हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव. तो पार्टी तो कहीं ना कहीं है, होनी चाहिए, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कितनी पार्टी होनी चाहिए. तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो जैसे चाइना है, वहां पे वन पार्टी सिस्टम है ना. उसके हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स अभी देख लेंगे. और फिर टू पार्टी सिस्टम होता है जैसे यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी है. ऐसा नहीं कि छोटी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्हीं की सब यूनिट है, या फिर वो जो नेशनल लेवल की जो दो बड़ी पार्टी है वही सरकार बनाने में कामयाब होती है, क्योंकि उनके मेंबर्स ज्यादा होते हैं, उनका एक कैडर ज्यादा होता है, राइट. तो टू पार्टी सिस्टम और फिर मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया में, राइट. तो पहले हमने चाइना देखा, फिर यूएसए और यूके एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाए, और मल्टी पार्टी सिस्टम में आप इंडिया की बात कर सकते हैं. तो इंडिया में आपको पता है कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, काफी नेशनल पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, काफी स्टेट है, रीजनल पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज भी. तो अगर हम देखें कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, प्यारे बच्चों, वैसे अगर आप देखोगे तो 2500 से ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, है ना. तो नेशनल पार्टी होने के बाद उसके क्या फायदे होते हैं, स्टेट पार्टी के क्या फायदे होते हैं, वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे. अभी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी होनी चाहिए और वो कितनी तरीके की एग्जिस्ट कर रही है, और उनके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको वैसे एक जनरल तौर पे आपको पता होना चाहिए. तो जो टोटल पार्टीज है ये इंपॉर्टेंट है. तो आपकी बुक में लिखा है 750, तो आपको यही याद रखना है 1 मार्क के लिए. नेशनल पार्टीज कितनी आपकी बुक में 7 है. अगर आपकी पुरानी बुक होगी तो उसमें 6 होंगी. लेकिन 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, जिसमें मोदी गवर्नमेंट दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, उस दौरान 8 नेशनल पार्टीज कहीं ना कहीं उभर कर आई है ना. उसका कैसे वो बनती हैं तो वो भी हम अगली उसमें देखेंगे. अभी के लिए आपको याद रखना है कि हमारे पास 8 नेशनल पार्टीज हैं और स्टेट पार्टीज हैं 52, राइट. तो 52 जो पत्ते होते हैं ताश जब हम खेलते हैं तो 52, और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है 2538. तो इसको आप वैसे भी नहीं याद रखेंगे तो मोर देन 2000 आप लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट. तो यानी कि नेशनल और स्टेट आपको याद रखनी है. और जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है यानी कि वो पार्टी है लेकिन इतनी ज्यादा वो इन्फ्लुएंशियल नहीं है, या बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो काम नहीं करती है, या उनकी कहीं सरकार नहीं है. अब ये हमने देख लिया इंडिया में कितनी रजिस्टर्ड है. वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना, इसके प्रोज क्या है यानी कि इसके फायदे क्या है. क्विक डिसीजन, यानी कि जब आप एक सरकार में होते हैं आपको किसी अपोजिशन की चिंता नहीं है, तो आप डिसीजन क्विक ले सकते हो, लेकिन अगेन उसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी. कॉन्स क्या है, वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, यानी कि कहीं ना कहीं जब आप वन पार्टी सिस्टम में होते हो, जैसे जिनपिंग है अभी चाइना में, तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप की तरफ वो जा सकते हैं ना. और डिक्टेटरशिप आपको पता है वो बहुत ही खतरनाक होती है. दूसरा, वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी होती है, राइट. क्योंकि अब डेमोक्रेसी में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम कम से कम, और वन पार्टी सिस्टम में तो आप किसी को चुन ही नहीं सकते, वही पार्टी को चुनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. और जहां ऑप्शन नहीं है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ठीक है. तो ऐसी टू पार्टी सिस्टम में आप देखोगे यूएसए और यूनाइटेड किंगडम. अब इसके प्रॉस क्या है, ये प्रॉस ऊपर लिखे हैं, उसी के नीचे लिख रहा हूं. तो ये मोर स्टेबल होती है कहीं ना कहीं, है ना. दिस इज स्टेबल. इसमें मतलब ऐसा नहीं एक बार बन गई तो फिर वो स्टेबल रहती है, उसमें टूटना फूटना या कॉलिजन गवर्नमेंट नहीं होती है कहीं ना कहीं. उसमें आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है. तो मोर स्टेबल होती है. और दूसरा, इसमें जो कॉन है इसका, यानी कि जो इसका नेगेटिव पॉइंट है,
जब दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ही होंगी तो जो जैसे हम इंडिया में बात करें जो डाइवर्सिफाई है, आदिवासी अलग है, ओबीसी अलग है, एससी अलग है, कई जातियों में बटा हुआ है ना, किसान अलग है, उनकी कौन देख रेख करेगा? तो यानी कहीं ना कहीं वो उनकी एक कंडीशन जो है काफी पुअर हो जाती है। माइनॉरिटी में लेफ्ट बिहाइंड, जो माइनॉरिटीज में या जो अलग धर्म के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होता है टू पार्टी सिस्टम में। और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है, इसका प्रोस क्या है कि फेयर चॉइस, यानी कि लोगों के पास एक अच्छा खासा, मतलब अब आप किसी दुकान पे जा रहे हो, 2 ही जोड़ी जूते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप देख रहे हो कि शूज का भरमार है वहां पर तो आपके पास ऑप्शन है ज्यादा, है ना। तो एक फेयर चॉइस है लोगों के पास। लेकिन इसका जो कौन है, यानी कि जो इसका नेगेटिव है वो है कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती है ना। तो आपने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ 13 महीने एक बार सरकार बना पाए थे, क्योंकि कॉलिजन गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं वो बनी हुई थी। और कॉलिजन, और जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो वहां पर कॉलिजन गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी उभर कर आता है। और मैं ऐसा जानता हूं, मानता हूं कि आपको पता है कि कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है। यहां पर मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूं दोबारा से, कि कॉलिजन गवर्नमेंट जो बनती है वो इलेक्शन के बाद जो अलायंस होता है ना, वो होती है। कॉलिजन गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन के बाद डेवलप होती है, अलग अलग जो जो जीते वो आपस में मिल जाते हैं। और एक होता है अलायंस, या उसको फ्रंट भी बोलते हैं, वो हमेशा इलेक्शन से पहले होता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है वहीं पे ये आपको देखने को मिलेगा। और भारत की अगर हम बात करें तो मेजर 3 फ्रंट्स हैं या मेजर 3 अलायंस हैं। एक तो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि ये एनडीए यानी कि जो बीजेपी, यानी कि इसमें मेजर पार्टी बीजेपी और उसने साथ में कई दलों को जोड़ा हुआ है, जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। लेकिन अभी जो किसान का बिल जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है तो उसकी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने जो अलायंस था वो तोड़ दिया, है ना। तो यानी कि पहले तोड़ते हैं, या मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद आप जुड़ रहे हो, वो तो होगा कॉलिजन, सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के लिए जब आप जुड़ रहे हो आपस में इलेक्शन के बाद तो उसको बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। और उससे पहले जब आप जुड़ जाते हो या टूट जाते हो, जुड़ जाते हो, तो वो एक अलायंस होता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के, एक तो हमने देखा एनडीए जो बीजेपी का, और दूसरा यूपीए जो कांग्रेस उसमें मेजर पार्टी है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और तीसरा जो है वो जो इनके अलावा जो रह गया लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट ज्यादातर इसमें आप मार्क्सिस्ट देखोगे, जो रशिया और चाइना में कम्युनिस्ट और जो सोशलिज्म है, सॉरी, ये वाली 2 जो है वो लेफ्ट में रहते हैं, या फिर जो अदर जो पार्टी है दैट इज लेफ्ट फ्रंट। तो 3 फ्रंट आप यहां पर देखोगे। व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन and winning power, it is called an alliance or a front. Example, in India 3 major alliance: NDA, National Democratic Alliance, UPA, United Progressive Alliance, and Left Front. ठीक है, so which of these is better? अब क्वेश्चन उठता है कि मतलब 1 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, मल्टीपल सिस्टम, तो क्या इसका आंसर है जो होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि ये क्वेश्चन ही खराब है, मतलब ये क्वेश्चन कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उस कंट्री की इतिहास क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। जैसे हमारा इंडिया जो है काफी डाइवर्सिफाई है, लिंग्विस्टिक इतने डिफरेंशिएशन है, ज्योग्राफिकल इतना डिफरेंशिएशन है, एथनिक कंपोजिशन बहुत ज्यादा वेरिड है। तो इस वजह से हमारा जो कल्चर है, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करता है। इस वजह से हमने मल्टी पार्टी, तो जहां पे 2 पार्टी है तो वहां पे उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। In a democracy, any group of citizen is free to form a political party. हमारे भारत देश में संविधान में एक आ गया, कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। In this formal sense, there are large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. कितनी? More than 750. 1 mark question. ठीक है, रजिस्टर्ड है पार्टी, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल, जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन देन इज, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ democracy? In some countries, only 1 party is allowed to control and run the government. China, there are these are called 1 party system. In class 9th, we noted that in China only the Communist Party is allowed to rule. Although legally speaking, people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for
power. We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. ये against democracy है. Any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist. वो exist कर सकती हैं. Contest elections and win a few seats in the national legislature. वो जीत भी सकती हैं और कुछ सीट्स, लेकिन आप मतलब सरकार बनाने के लिए आपको पता है वो जादुई आंकड़ा चाहिए, हाफ से एक ज्यादा. But only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party is called two-party system. The United States of America and the United Kingdom are examples of two-party system. In several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others. यानी कि वो जो छोटी रीजनल पार्टी अगर उनका सपोर्ट भी लेना पड़ा तो वो कहीं ना कहीं फेयर चांसेस हैं. Thus in India we have a multi-party system. In this system the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system joins hands for the purpose of contesting election and winning power is called an alliance or a front. ठीक है, इसको याद रखना है, अलायंस और फ्रंट. अलायंस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में? फ्रंट. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004. आपकी लेटेस्ट है तो उसमें 14 लिखा होगा. पार्लियामेंट्री इलेक्शन, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए एंड द लेफ्ट फ्रंट. The multi-party system often appears very messy. बड़ा मेसी सा होता है यार, मतलब कहाँ बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या और भी जो पार्टीज हैं, and leads to political instability, जो हमने देखा था इसके कॉन्स में. At the same time, this system allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. यानी कि दूसरी तरफ हम देखते हैं इसमें हमें अलग अलग वैरायटी के जो नेता हैं, अलग अलग जो वर्ग से बाहर निकल कर आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो वो हमें एक वी कैन एंजॉय है ना. सो विच ऑफ दिस इज बेटर? तो कौन सा बेटर है? 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी? क्या? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है. पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज. वो मतलब वो कंट्री के हाथ में नहीं कि आज हम चाहें तो हम यूनिटरी हो जाएं या फिर हम 2 पार्टी सिस्टम हो जाएं. इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इन इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. These cannot be changed very quickly. इसको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. यानी कि कुछ special circumstances की वजह से वहां पर 1 party, 2 party या multi party system बनता है. For example, if India has evolved a multi party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. No system is ideal for all countries and all situations. कोई भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज है वो बहुत ज्यादा आइडियल है किसी भी कंट्री के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे प्यारे बच्चों, आप मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स. यहाँ पर आप एक मतलब बहुत इजी है, आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं जब आप पढ़ेंगे. तो इसमें जस्ट बेसिकली बताया गया है कि जब हम एक समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं तो लोग हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी में जब बदल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो है कि ये तो लालची है, तो सत्ता का लालची, ऐसे ऐसे जो है आपके आलोचनाएं होती हैं. जो कि अभी लेटेस्ट जो आप 2012 में एक अन्ना मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी जब वो बनी थी तो उसका काफी विरोध हुआ था. तो ऐसी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन से ही निकली हुई हैं. राइट, तो वो उसमें बताया गया है. नेक्स्ट में आप देखोगे ये एक पाई चार्ट आपको दिया गया है प्यारे बच्चों. तो इसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो वोटिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अच्छा है. और जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटिंग सिस्टम अच्छा होता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है. भले ही हम पार्टीज को बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम उन्हीं को आलोचनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो ग्राफ है, या बेसिकली अगर हम बात करें जो साउथ ईस्टर्न यानी कि ये वाली जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये काफी सक्सेसफुल है.
जो आप देखते हो कि मतलब लोगों का काफी इसमें बढ़ चढ़कर वोटिंग सिस्टम में इस मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी सही तरीके से चल रही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।